नमस्कार। रूस यूक्रेन वॉर पर देश का नंबर 1 शो देशित देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। रूस यूक्रेन वॉर का आज है 8वां दिन। देशित में हम आपको 8वें दिन की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। यूक्रेन वॉर पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक मंच पर हैं। आपको बताएंगे पुतिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से क्या कहा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी खबर यह कि रूस की ओर से एक ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर दुनिया डरी हुई है, खौफ में है। भय ये है कि क्या पुतिन लाएंगे प्रलय। रूस और यूक्रेन वॉर में बात टैंक और मिसाइल अटैक से आगे बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के नाम पर क्या रूस और अमेरिका के बीच आर पार की जंग होने वाली है? पहले वर्ल्ड वॉर की धमकी, फिर परमाणु वॉर की धमकी, और अब स्पेस वॉर की धमकी। दुनिया में भय, पुतिन लाएंगे प्रलय। और इस वक्त बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत हुई इमैनुअल मैक्रों की, फ्रांस के राष्ट्रपति की। उसके बाद उनका बड़ा बयान आया है। यूक्रेन में हालात और बिगड़ने की आशंका वो जता रहे हैं। रूसी हमले और तेज होंगे, ये आशंका जताई जा रही है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा। बार बार हम आपको बता रहे हैं जी न्यूज पर लगातार कि कैसे 90 मिनट तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत हुई है। पुतिन ने कहा था यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रहेगी, और उसके बाद इमैनुअल मैक्रों का ये स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ इस समय जो जंग है वो और भीषण हो सकती है, हालात और बिगड़ने की आशंका जता रहे हैं इमैनुअल मैक्रों। तो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं और दुनिया किस तरफ बढ़ रही है हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इस समय अनुमान बस ये है कि क्या ये वॉर परमाणु वॉर से स्पेस वॉर में बदलने वाली है। कल तक सिर्फ परमाणु वॉर की आशंका जताई जा रही थी, अब स्पेस वॉर भी इसमें जुड़ गई है। आज फिर रूस ने परमाणु वॉर पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या पुतिन प्रलय लाने का मन बना चुके हैं? क्या प्रलय आएगी? ये बड़ा सवाल है। दुनिया में भय, पुतिन लाएंगे प्रलय। ये रूस का सिर्फ एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं है, यह आफत है जो यूक्रेन के माथे पर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर में एक रूसी सैनिक गन लेकर तैयार है। सैनिकों का यह दस्ता रूस के उस स्पेशल ग्रुप का हिस्सा है जिसे यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। यूक्रेन की जमीन पर रूस की सैन्य टुकड़ियां दिख रही है और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है ताकि दुश्मन इनका रास्ता न रोक सके। अब इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के कोनटॉप शहर में रूस की सेना सरेंडर करने की अपील कर रही है। रूसी सैनिक के हाथ में ग्रेनेड है। सड़क के दोनों ओर काफी संख्या में यूक्रेन की जनता है। वो शेम शेम के नारे लगा रही है और रूस का जवान सरेंडर करने के लिए कह रहा है। कोनटॉप के मेयर से रूस की सेना ने सरेंडर करने के लिए कहा है। सरेंडर नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। रूस और यूक्रेन के बीच बमबारी और बातचीत दोनों साथ साथ हो रही है। दोनों देशों के बीच टैंक और टॉक दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस पीछे हटने को तैयार नहीं। Очень надеюсь, что вот сейчас перебесятся наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично,
на основе равноправия. Если рассчитывают то, что вот сейчас, после того, что происходит, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वो जंग को आखिर तक लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पुतिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक जंग जारी रहेगी। वही परमाणु युद्ध पर लावरोव का आरोप है कि सबसे पहले यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने ही परमाणु धमकी देने की शुरुआत की। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार पश्चिमी देश होंगे। не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия, но если против нас начнут развязывать реальную войну. रूस और यूक्रेन के लड़ाई के 8वें दिन रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है कि उन्होंने कभी भी परमाणु विकल्प के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि उनका ये कहना है कि पश्चिमी देश इस तरह के बयानबाजी से रूस को अलग थलग करना चाहते हैं। परमाणु वार से पहले स्पेस वॉर। रूस की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं हो रही, वो आसमान में भी लड़ी जा रही है और अंतरिक्ष में भी उसके सामने बड़ा खतरा है। रूस को लग रहा है कि पश्चिमी देश उसकी सैटेलाइट से खिलवाड़ कर सकते हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने धमकी दी है कि अगर आने वाले दिनों में किसी भी सैटेलाइट को हैक करने की कोशिश की गई तो युद्ध छिड़ सकता है। रशिया की स्पेस एजेंसी 4 मार्च को ब्रिटेन की कंपनी OneWeb की 36 सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है और उसने ब्रिटेन से इस बात की गारंटी भी मांगी है कि इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं किया जाएगा। अब जवाब है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ हर तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, एयरस्पेस और पोर्ट, हर तरह से रूस पर पाबंदियां लग रही हैं, ऐसे में क्या ये टकराव अंतरिक्ष में भी देखने को मिलेगा? NATO कंट्रीज और रशिया आमने सामने हैं, आर्थिक प्रतिबंध लग रहे हैं यूक्रेन के युद्ध को लेके, तो ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्पेस में भी एक दूसरे के ऊपर जो है ये देश उनके सैटेलाइट्स पे कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अमेरिका से फ्रांस और जर्मनी तक पूरी दुनिया यूक्रेन का साथ दे रही है, सैन्य साजो सामान भेज रही है, तो दूसरी ओर रूस अकेला है। ये पूरी जंग पुतिन वर्सेस ऑल की है और यही है भय की सबसे बड़ी वजह, क्योंकि पुतिन को जानने वाले विशेषज्ञों का मानना है या तो पुतिन जीतेंगे या नहीं तो पुतिन कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। आपको ये भी बता देते हैं, यूक्रेन और रूस के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है कि यूक्रेन मौजूदा हालात को खत्म करेगा और शांति स्थापित करने का काम करेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि यूक्रेन डोनबास रीजन में शांति स्थापित करे। तो रूस के विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान आपको ये बताते हुए कि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय रशिया का अकाउंटेबिलिटी, पूरे तरीके से जिम्मेदारी यूक्रेन की फिक्स कर रहा है, ये कहते हुए कि डोनबास रीजन में हालात नॉर्मल करने होंगे यूक्रेनियन फोर्सेस को। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। आज लड़ाई का 8वां दिन है। पुतिन की सेना ने कीव पर कई हमले किए। हालांकि यूक्रेन की सेना ने कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे पार पाना पुतिन की सेना के लिए मुश्किल साबित हो रहा है और इसीलिए कीव पर कब्जे की जंग भीषण होती जा रही है। आपको दिखाते हैं जंग के 8वें दिन क्या क्या हुआ और अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम क्यों रही है रशियन फोर्सेस। रूस और यूक्रेन की जंग भीषण हो गई है। आठवें दिन भी रूस की मिसाइलें लगातार गरज रही हैं। रूसी जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर बम बरसा रहे हैं। पुतिन की सेना कीव की तरफ लगातार बढ़ रही है।
रूस और यूक्रेन की जंग में 8वें दिन क्या हुआ? रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के कितने पास तक पहुंची? पुतिन की सेना अब तक कीव पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई? सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए जंग से जुड़ा ताजा वीडियो। देखिए यूक्रेनी सेना ने किस तरह रूसी सेना पर पलटवार किया। रूसी सेना पर यूक्रेनी हमले के इस नए वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह ताबड़तोड़ गोले दागे गए। अब ये तस्वीर देखिए किस तरह मारियोपोल में एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। इस शॉपिंग सेंटर पर रूस की मिसाइलें आकर गिरी। मिसाइल हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। जंग के 8वें दिन रूस की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी हमलों से खार्किव, कीव और ओदेसा गूंजता रहा। रूस की सेना ने जोरदार हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। पुतिन की सेना ने कीव पर कंट्रोल करने के लिए चौतरफा हमले किए। कीव के कई हिस्सों में मिसाइलें दागी और हवाई हमले किए। लगातार धमाकों से कीव शहर गूंजता रहा। अब ये तस्वीर देखिए, रूस की सेना ने किस तरह कीव में मिसाइल से हमला किया, जिसमें एक महिला बाल बाल बची। रूसी सेना की ये मिसाइल महिला के बिल्कुल पास आकर फटी। राहत की बात यह रही कि महिला को नुकसान नहीं पहुंचा। रूसी सेना की बमबारी की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गईं। जिस वक्त मिसाइल से हमला हुआ, विदेशी पत्रकार युद्ध के हालात की रिपोर्टिंग कर रहा था। रूस की सेना ने कीव को बाकी दुनिया से काटने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी अटैक किया। मिसाइल से कीव के दक्षिणी रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि रेलवे स्टेशन को मामूली नुकसान पहुंचा और कुछ देर में ट्रेन की आवाजाही फिर शुरू हो गई। कीव पर लगातार हमलों के बीच रूस की सेना आगे बढ़ रही है। पुतिन की सेना के टैंक सड़कों पर धूल उड़ाते राजधानी कीव की तरफ कूच कर रहे हैं। रूस के टैंक सब कुछ नेस्तनाबूद करने को आमादा दिख रहे हैं। तो मिसाइलें लगातार यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बना रही हैं। रूस की एक मिसाइल जब ऑयल डिपो पर गिरी तो चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगी। रूस के इस मिसाइल हमले की गूंज दूर तक सुनाई दी और आग की लपटें काफी देर तक उठती रहीं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद कीव के कई इलाकों में सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। कीव और ओदेसा समेत कई शहरों में सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। रूस की एयरफोर्स भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बम बरसा रही है। यूक्रेन के निकोलेव में रूस की सेना ने समंदर में हमला किया। रूसी हमले में बांग्लादेश का जहाज तबाह हो गया। अब देखिए यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हमले का नया वीडियो, जिसमें दिख रहा है कि रूसी सेना किस तरह यूक्रेन पर मिसाइल दाग रही है। खार्किव पर भारी बमबारी के बाद रिहायशी इलाकों में भी रूसी टैंक देखा गया। खार्किव की सड़कों पर रूस का टैंक लोगों में दहशत भर रहा था। यूक्रेन के बुका में रूस के हमले के बाद तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। यहाँ के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो गए हैं। हमलों के बाद लोग शहर छोड़ रहे हैं। रूस की सेना की बमबारी में पुल टूट गए हैं। टैंक, गाड़ी और पेड़ सब जलकर खाक हो गए हैं। इरपिन में भी रूस की सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। बमबारी में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और लोग तहखानों में छिपने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के खरसोन पर कब्जा जमा लिया है। खुद यूक्रेन की सरकार ने रूस के कब्जे की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। पुतिन की सेना के हमलों के बाद यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का मंजर दिख रहा है। टूटी फूटी इमारतें, खंडहरों से उठती हुई आग की लपटें और सुनसान सड़कें गवाही दे रही हैं कि रूस की सेना के हमलों में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है।
पुतिन की सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बम बरसा रही है। खरसोन शहर पर रूस का कब्जा भी हो गया है, लेकिन कीव उसकी पहुंच से बाहर दिखाई दे रहा है। अब तक रूस की शक्तिशाली सेना कीव पर कब्जा नहीं कर सकी है। दरअसल यूक्रेन की रणनीति रूस की सेना की ताकत के सामने फीस साबित हो रही है। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें खुद यूक्रेन की सेना ने कीव को जोड़ने वाले पुल को विस्फोट से उड़ा दिया। मकसद साफ था कि रूस की सेना को कीव में घुसने से रोका जा सके। दरअसल पुतिन की सेना पूर्व से शहर की ओर बढ़ रही है। रूसी सेना शहर में दाखिल न हो पाए, इसलिए यूक्रेनी सेना ने शहर को जोड़ने वाले पुल को ही उड़ा दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन की सेना किस तरह कीव की मजबूत किलेबंदी कर रही है ताकि पुतिन की सेना के मंसूबे कामयाब न हो पाएं। रूस की सेना को रोकने के अलावा कीव के लोगों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता तैयारी की जा रही है। लोगों को रूस के हमलों से बचाने के लिए बंकर बनाए गए हैं। जंग के बीच यूक्रेन सरकार लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ख्याल रख रही है। कीव में बेसमेंट में मैटरनिटी हॉस्पिटल तैयार किया गया है। तहखानों में बच्चों का जन्म हो रहा है। यूक्रेन सरकार और ज़ेलेंस्की की सेना ने कीव की सुरक्षा के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसको भेद पाना रूस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। कीव की सिक्योरिटी में सबसे बाहर यूक्रेन की सेना तैनात है, जो रूस के हमलों को नाकाम भी कर रही है और उन पर पलटवार भी कर रही है। इसके बाद की लेयर में यूक्रेन की मिलिट्री पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके बाद तीसरी लेयर की सिक्योरिटी यूक्रेन की नेशनल पुलिस के हवाले है। चौथी लेयर में टेरिटोरियल फोर्स के जवान रूसी सेना पर नजर बनाए हुए हैं। पांचवी लेयर की सिक्योरिटी सिविल डिफेंस वालों के हाथ में है और सबसे आखिरी लेयर में यूक्रेन की हथियारबंद जनता है, जिनके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन से लेकर पेट्रोल बम तक हैं। यानी कीव पर कब्जे की जंग 8वें दिन भी जारी है। रूस की सेना लगातार दबाव बना रही है, बम बरसा रही है, अहम ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन अब तक यूक्रेन की रणनीति भारी पड़ी है। 8वें दिन भी रूस की सेना कीव में दाखिल नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसा लगता है रशियन फोर्सेस के लिए कीव अभी दूर है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आंच भारत तक भी आई है। वहां लड़ाई में एक भारतीय छात्र की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। वो पुतिन जो इन दिनों अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र की बात सुनने के मूड में नहीं है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहा और क्यों कूटनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया, देखिए सवाल का जवाब रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस के हमले की तपिश भारत तक महसूस हो रही है। दो देशों के टकराव के बीच भारत के हजारों छात्र फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने जमीन आसमान एक कर दिया है। इस बेवजह के संकट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और न ही वो इस युद्ध में किसी का पक्ष लेगा। इसलिए जब उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन करके कूटनीतिक समर्थन मांगा, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत से विवाद सुलझाने की नसीहत दी। उस वक्त पीएम ने पुतिन को बताया कि उनकी चिंता यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है। लेकिन रूस की गारंटी के बाद भी जब यूक्रेन के खार्किव में भारत के एक छात्र की मौत हो गई, तो प्रधानमंत्री मोदी से रहा नहीं गया। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से दो टूक बात करने के लिए फोन लगाया। पीएम मोदी ने पुतिन से क्या बात की होगी, इसे आप रूस के बयान से ही समझ सकते हैं, जो फोन कॉल के तुरंत बाद जारी किया गया। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सफाई दी कि रूस की सेना यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने ये भी बताया कि खार्किव और आसपास के शहरों में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए रूस की सेना सुरक्षित रास्ता बनाने में जुटी है और कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें शॉर्टकट रास्तों से यूक्रेन से निकालकर रूस की सीमा में पहुंचाया जाए, जहां से वो सुरक्षित भारत लौट सकेंगे। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत के लिए रूस के हमले को जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से इस पर भी सफाई दी। उन्होंने इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया कि वो भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя.
обращая внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь-Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают. Такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин. По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов. Готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности Российской Федерации. И демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры и вооружений, она будет доведена до конца. Даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включить. रूस के इस बयान के बाद यूक्रेन के कूटनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। यूक्रेन ने फौरन इस मामले में सफाई दी और बताया कि खार्किव और सुमी जैसे शहरों में भारतीय छात्र इसलिए फंसे हैं क्योंकि रूस की सेना वहां अंधाधुंध मिसाइलें और गोले दाग रही है। रूस की सेना रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। उन इलाकों में भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन और दूसरे देशों के छात्र भी फंसे हैं। इसलिए यूक्रेन की सरकार भारत से अपील करती है कि वो रूस पर मानवीय कॉरिडोर बनाने के लिए दबाव डाले ताकि यूक्रेन के शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सके। युद्ध में सूचनाओं और आरोपों को भी घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश दोनों तरफ से हुई तो भारत को फिर से कूटनीतिक मोर्चा संभालना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास वहां सभी छात्रों और भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और अब तक यूक्रेन में किसी भारतीय छात्र को बंधक बनाने की कोई शिकायत या सूचना भारतीय दूतावास को नहीं मिली है। युद्ध की आग में जल रहे किसी भी देश में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अलावा विदेशी नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किए जाने की आशंका रहती है। यूक्रेन में भी यह आशंका थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते दखल दिया और पुतिन से खुद बात करके उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों देशों को संदेश दे दिया कि अगर किसी ने भारतीय छात्रों को जानबूझकर टारगेट किया तो भारत चुप नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप जानते हैं भारत और रशिया के रिश्ते पुराने भी हैं और मजबूत भी हैं और इसी से जुड़ी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए काफी है। देखिए आप। रूस और यूक्रेन की जंग अब भीषण हो गई है। रूस की सेना लगातार बम बरसा रही है तो यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। भारी गोलाबारी के बाद यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। जंग के कारण दुनिया के देश दो खेमों में बटे नजर आ रहे हैं और कूटनीतिक संबंधों की परीक्षा हो रही है। पीएम मोदी ने अब तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पुरानी दोस्ती को अहमियत दी है। बदले में रशिया ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी में मदद का भरोसा दिलाया है। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जो भारत और रशिया के मजबूत रिश्तों की कहानी बयां कर रही है। यह तस्वीर कजाकिस्तान के बेकानूर की है जो बताती है कि भारत और रशिया के बीच कितने गहरे संबंध हैं। रशिया ने यहां खड़े अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान, ब्रिटेन के झंडे की तस्वीरें हटा दी हैं, लेकिन तिरंगा अब भी शान से लगा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के झंडों को ढका जा रहा है, लेकिन भारत का तिरंगा अब भी मौजूद है। यूक्रेन पर हमले के बाद बदलते समीकरण के कारण रॉकेट पर इस समय सिर्फ रशिया और भारत के ही झंडे दिख रहे हैं। भारत और रशिया के पुराने संबंध और मजबूत होते दिख रहे हैं। रशिया स्पेस एजेंसी ने अमेरिका, ब्रिटेन और जापान को चिढ़ाने वाले अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। रशियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक हमारे देश का रॉकेट कई देशों के झंडों के बिना ज्यादा अच्छा दिख रहा है।
रूस यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी में भी मदद कर रहा है। रूस ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने देश आने की पेशकश की है, जहां से उनकी सकुशल स्वदेश वापसी हो सके। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए पहुंचे मोदी सरकार के मंत्री भी रूस और यूक्रेन की सरकार के संपर्क में है। मंत्रियों के मुताबिक भारतीयों की वतन वापसी में रूस की तरफ से लगातार मदद मिल रही है। मोदी सरकार की कोशिशों से यूक्रेन की युद्ध भूमि में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी हो रही है। भारत वापस आ रहे लोग बता रहे हैं कि दुनिया में किस तरह तिरंगे और पीएम मोदी का डंका बज रहा है। इस बीच यूक्रेन से लौटे कुछ छात्रों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने इन छात्रों से मुलाकात की और यूक्रेन के हालात की जानकारी ली। बहरहाल यूक्रेन से लौट रहे लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि मोदी सरकार की कूटनीति कामयाब हो रही है। दुनिया को मोदी और पुतिन की दोस्ती का दम दिख रहा है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है, उसी से जुड़ी हुई तस्वीर आपको दिखाते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, इस दौरान यूक्रेन ने रूस के सामने 3 मुद्दे रखे हैं, जिसमें यूक्रेन ने फौरन संघर्ष विराम, युद्ध विराम और साथ ही मानवीय कॉरिडोर देने की मांग की है, ताकि युद्ध प्रभावित इलाकों में लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। यूक्रेन बार बार कहता रहा है कि फौरन सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, रशियन फोर्सेस का विड्रॉल होना चाहिए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस बात को कई बार उठा चुके हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत चल रही है उसकी तस्वीर है। यूक्रेन द्वारा जो मांग रखी गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध विराम की मांग कर रहा है और साथ ही मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है, ताकि मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ क्वाड की भी बहुत अहम बैठक चल रही है। और इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हैं। इस बैठक में चर्चा का विषय आप जानते ही हैं, यूक्रेन वॉर है। अब आपको दिखाते हैं पुतिन पर अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल कॉल क्या होगा, ये देखते हुए कि इस वॉर पर अभी तक भारत का रुख तटस्थ रहा है। रूस और यूक्रेन वॉर के बीच ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक मंच पर आए। क्वाड की बैठक में एक मुद्दा यूक्रेन वॉर का भी रहा। अब सवाल है कि यूक्रेन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच क्या बात हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फाइनल कॉल क्या है? यूएनएससी से लेकर यूएनजीए तक रूस के खिलाफ जब भी अमेरिका और पश्चिमी देश कोई प्रस्ताव लेकर आए, भारत ने उस प्रस्ताव का ना तो विरोध किया और ना ही समर्थन। जबकि 4 देशों के संगठन क्वाड में भारत को छोड़कर बाकी तीनों देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया रूस के विरोध में, सिर्फ विरोध में ही नहीं बल्कि कई तरह के प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत को पश्चिमी देशों का साथ देना चाहिए, यानी पीएम मोदी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 डील को लेकर भारत पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये चर्चा सिर्फ दबी जुबान में की जा रही है, क्योंकि भारत के सामने अब हेकड़ी दिखाने का दौर जा चुका है। ये बात अमेरिका भी समझता है और पीएम मोदी ने भी इसका एहसास करा दिया। आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत पर पूछे गए सवाल का बेहद सधा हुआ जवाब दिया था।
Is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. भारत का साफ मत है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकनी चाहिए और दुनिया की किसी भी ताकत को जंग बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन ना तो जंग रुक रही है और ना ही जंग बढ़ाने की कोशिशें रुक रही हैं। ऐसे में भारत पर रूस के खिलाफ हो जाने का दबाव बनाना बदलते दौर में अमेरिका के भी हित में नहीं है, क्योंकि आज का वर्ल्ड ऑर्डर भारत के बिना नहीं बनता। यही वजह है कि फ्रांस भी कह रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और बेलारूस के खिलाफ कनाडा ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर, कनाडा ने रूस और बेलारूस पर 35% का आयात शुल्क लगा दिया है। एक तरफ इकोनॉमिक सैंक्शंस जारी हैं, कनाडा बहुत से सैंक्शंस पहले भी लगा चुका है और अब जो बड़ी खबर कनाडा से है वो रूस और बेलारूस पर स्पष्ट करते हुए कि रूस और बेलारूस पर 35% का आयात शुल्क लगाया गया है कनाडा द्वारा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के चर्नीहिव पर भी रूस ने स्ट्राइक्स किए हैं। रशियन सेना ने, रशियन फोर्सेस ने स्कूल्स को वहां निशाना बनाया है। रशियन फोर्सेस के हमले में चर्नीहिव का स्कूल ध्वस्त हो गया है। हालांकि इस वक्त जो आप खबर देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो रूस और बेलारूस पर कैसे कनाडा द्वारा एक्शन लिया गया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस पहले भी लगाए गए हैं। अब ताज़ा सैंक्शन ये है कि 35% का आयात शुल्क लगा दिया गया है रूस और बेलारूस पर कनाडा द्वारा। अब हम आपको दिखाते हैं यूक्रेन का दोहरा चरित्र जो भारत की मदद के बदले विश्वासघात कर रहा है। जी न्यूज की टीम इस वक्त यूक्रेन से सटे पोलैंड बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रही है। युद्ध भूमि से बचकर निकले भारतीय छात्रों ने जब अपनी आप बीती जी न्यूज को बताई तो यूक्रेन की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। भारतीय छात्रों ने जी न्यूज को बताया कि पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचने में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रूस की ताबड़तोड़ बमबारी के बाद यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं। रूस भले ही राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया है, लेकिन पुतिन की सेना के हमलों में यूक्रेन की कमर टूट गई है। हालत यह है कि यूक्रेन के भारत में राजदूत इगोर पोलिखा रूस पर नरसंहार करने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय छात्र नवीन की रूस की गोलीबारी में मौत पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने रूस के आक्रमण की तुलना मुगलों और नादिर शाह के नरसंहार तक से कर दी। The massacre arranged by Mughals against Rajputs or like massacre which was arranged by Nadir Shah against innocent people of Delhi. आपने यूक्रेन का एक पक्ष देखा, आपने सुना वो किस तरह रूस पर नरसंहार करने का आरोप लगा रहा है, अपना दुखड़ा रोकर दुनिया का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, पीएम मोदी से मदद की गुहार लगा रहा है। अब जरा दूसरा पक्ष देखिए, रूस के हमले के बीच यूक्रेन से पलायन कर रहे भारतीय छात्रों की आप बीती सुनिए। मैं 160 किलोमीटर से चल गया, उन्होंने दिखाया पूरे पैर उनके कट चुके थे। वहाँ पे आपको निकलना मतलब को जान को हथेली पे रखने की बात है। कीव में इंडियंस को उतार दे रहे थे नीचे की तुम्हें नहीं जाना है, हमें जाना है। वहाँ की आर्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, वो बंदों को मारती भी है, अपने इंडियन बंदों को मारती भी है। ये उन भारतीयों का दर्द है जो भारी बमबारी के बीच किसी तरह बचकर निकले। इन छात्रों की गवाही बता रही है कि यूक्रेन का चरित्र क्या है। भारत ने जिस यूक्रेन की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी, उसने मदद के बदले विश्वासघात किया। रूस से खुद को सताया हुआ बता रहा यूक्रेन भारतीय छात्रों को मदद के बदले टॉर्चर दे रहा है। भारतीय छात्र नवीन की रूस के मिसाइल हमले में हुई मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है, लेकिन जहां भारतीयों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है,
वहां मदद की बजाय परेशान कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में भारतीय छात्रों को ट्रेनों में बैठने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन का बॉर्डर पार करने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद कुछ छात्र यूक्रेन के बुदमीज बॉर्डर से पोलैंड पहुंचने में कामयाब हो पाए। पश्चिमी यूक्रेन से बुदमीज बॉर्डर है, जो कि पोलैंड और यूक्रेन के बीच का बॉर्डर है, और वहां से सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय मूल के छात्र और परिवार इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। रेजो जो शहर है वहां पर, और वहां पर एक कैंप सेंटर बनाया गया है, जिस कैंप सेंटर में तमाम वो परिवार, तमाम वो स्टूडेंट्स जो पहुंच रहे हैं उन बॉर्डर से यहाँ तक पहुंचने वाले लोग, उन लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। बमबारी और बारूद के बीच किसी तरह जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए ये छात्र अब राहत महसूस कर रहे हैं। वतन वापसी की उम्मीदें परवान चढ़ने के बाद इनकी सारी मुश्किलें दूर होती दिख रही हैं। बीती रात यहाँ तकरीबन 3 से 4 बसेस एक साथ आई हैं, और उसके बाद ये जो पूरा काउंटर है, आप देखिए ये पूरा हिस्सा, ये हॉल का बाहरी हिस्सा है। हम अगर अंदर दाखिल होते हैं तो इस हॉल के पूरे बाहरी हिस्से में इस वक्त सिर्फ आपको स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स 4 बसेस में सवार होके बॉर्डर के रास्ते यहाँ तक पहुंचे हैं, और उसके बाद अभी ये यहाँ पर हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच ही पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। इसी हफ्ते भारत की वायुसेना पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी शक्ति आजमाने जा रही है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास और इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है, जिसमें पहली बार रफाल लड़ाकू विमान भी हमला और बचाव करने की अपनी क्षमता और ताकत दिखाएंगे। भारत के लड़ाकू विमान एक बार फिर पाकिस्तान की सीमा पर दहाड़ने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में पोखरण के रेगिस्तान में भारत की वायु शक्ति की नुमाइश की घड़ी नजदीक आ चुकी है। मिग, मिराज, सुखोई और जगुआर की ताकत तो दुनिया पहले ही देख चुकी है। इस बार बारी भारतीय वायुसेना के सबसे तेज और सबसे घातक फाइटर प्लेन रफाल का दम देखने की होगी। यूं तो भारतीय वायुसेना हर 3 साल पर युद्धाभ्यास करती है, ताकि वो देश की सुरक्षा और शांति के लिए अपनी तैयारियों का परीक्षण कर सके। लेकिन इस बार पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सीमा पर वायु शक्ति नाम का यह युद्धाभ्यास बेहद खास है, क्योंकि भारतीय वायुसेना का हाल के वर्षों में ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। 7 मार्च को वायु शक्ति में एयरफोर्स अपने 148 विमानों की ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। राफाल, सुखोई 30, मिग 29 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को इस बार युद्धाभ्यास में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भी वायु शक्ति का हिस्सा बनेगा, जबकि अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए भी वायुसेना ये दिखाएगी कि दुश्मनों को जवाब देने के लिए उसकी तैयारी कितनी जोरदार है। वायुसेना के लिए यह रूटीन का अभ्यास है, जिसका ऐलान उसने 1 महीने पहले ही कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान की सेना टेंशन में है कि कहीं भारत ने अपने विमानों का रुख उसकी ओर मोड़ दिया तो क्या होगा। पाकिस्तान को इतिहास याद आ रहा है। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास की खबर भर से उसे फिर से डरावने सपने आ रहे हैं। उसे 3 साल पहले इंडियन एयरफोर्स की वायु शक्ति याद आ रही है। वर्ष 2019 में वायु शक्ति युद्धाभ्यास 16 फरवरी को हुआ था, जिसमें 140 लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया था। इस बार भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार पाकिस्तान और पूरी दुनिया को संदेश दे चुके हैं कि भारत की सैन्य शक्ति सिर्फ शांति के लिए है। इस बार वायु शक्ति देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी भी राजस्थान सीमा पर जाने वाले हैं, और पाकिस्तान की असल टेंशन इसी बात से है। उसे डर है कि भारत की वायु शक्ति का आंखों देखा हाल जानने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की एक भी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक बार फिर से आपको रूस यूक्रेन वॉर से जुड़े अपडेट्स देते हैं कैपिटल कीव से। रशियन फोर्सेस भले ही अब भी बिडेन के दावे पर यकीन किया जाए तो 30 किलोमीटर दूर हों, लेकिन रशियन स्ट्राइक्स लगातार जारी है। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, एक्सप्लोजन और उसके बाद धुएं का गुब्बार। उससे पहले कैपिटल कीव से ही रेलवे स्टेशन पर भी किस तरह रशियन स्ट्राइक्स की गई थी उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। जी न्यूज़ ने ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाई जब कीव में एक अलग तरह की शांति दिखी। हालांकि चेक पॉइंट्स में लगातार इजाफा हो रहा है और जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, माफ कीजिएगा, जो स्टॉल्स हैं जहां पर एसेंशियल फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं। किसी तरह की अफरा तफरी कैपिटल कीव में फिलहाल नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या में इजाफा हो रहा है और चेक पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है। यहाँ अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, तस्वीर मारियोपोल की, जहां पर शॉपिंग सेंटर को निशाना वहां पर बनाया गया और किस तरह धमाका और स्ट्राइक्स किए गए हैं। जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आपके लिए याद रखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन बातचीत के टेबल पर है और यूक्रेन इमीडिएट सीज फायर की बात कर रहा है, युद्ध विराम की बात कर रहा है और मानवीय कॉरिडोर की बात कर रहा है। खार्किव की तस्वीर देखना भी आपके लिए जरूरी है। यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी जहां पर रशियन स्ट्राइक्स भी तेज हो रहे हैं और बहुत क्लोज बैटल्स हो रही है। यूक्रेनियन फोर्सेस और रशियन फोर्सेस के बीच क्लोज फाइट्स की रिपोर्ट लगातार खार्किव से आ रही है। इसमें आपको रशियन टैंक्स और साथ ही रशियन मिलिट्री व्हीकल्स जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। खार्किव को लेकर बड़ा आरोप यूक्रेन बार बार ये लगा रहा है कि रिहायशी इलाकों में स्ट्राइक की जा रही है और जो सिविलियंस हैं लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो खार्किव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार वहां पर एक्सप्लोजन्स जारी है, रशिया स्ट्राइक भी कर रहा है और साथ ही ग्राउंड पर भी रशियन फोर्सेस की मौजूदगी है। वहां पर इंटेंस बैटल, भीषण जंग और उसी से जुड़ी एक तस्वीर रशियन कॉन्वॉय की, रशियन टैंक्स की और साथ ही यूक्रेन लगातार रशिया पर रिहायशी इलाकों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। इमारतें जो हैं वो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। अब एक और शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको आज वो सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज आई हैं। वॉर का 8वां दिन, बातचीत के टेबल पर दोनों साइड्स हैं, लेकिन स्ट्राइक्स में या हमलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई है। यूक्रेन द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 9,000 रशियन सोल्जर्स को यूक्रेनियन फोर्सेस ने मारा है। इसके अलावा बड़ा सैन्य नुकसान रशियन फोर्सेस को किया गया है। ये दावा भी यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। रशिया ये कह रहा है कि इस दावों में कोई दम नहीं है। हालांकि दोनों ही साइड्स इस वक्त बातचीत के टेबल पर और यूक्रेन की इमीडिएट मांग ये है कि फौरन सीज फायर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.